नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं हूं राजेंद्र चौधरी, आपके सामने लेकर आया हूं सीटेट की सीडीपी की क्लासेस, एमसीक्यू और पीवाईक्यूज़। यानी कि आपको मैं बताऊं, जो सीटेट का जो पेपर होता है वह पेपर सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन सीबीएसई के द्वारा हर साल 2 बार यानी कि हर 6 महीने में एक बार और 6 महीने में एक बार यानी कि जुलाई और दिसंबर के अंदर पेपर का आयोजन होता है। तो साथियों, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सीटेट की सीडीपी की। जो सीडीपी होती है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी होती है, वह सीटेट के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर ही आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों का सिलेबस सीडीपी का बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, L1 हो चाहे L2 हो। तो साथियों, यहाँ पर हम आज से यानी कि एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने जा रहा है। तो इसी के साथ आपने कंटेंट तो खूब पढ़ लिया होगा। तो जैसे नज़दीक आती जाती है हमारी एग्ज़ाम, तो इसी के साथ हमें क्या है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यानी कि क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम पीवाईक्यूज़ जितने ज़्यादा निकालेंगे, जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी जो तैयारी है वह मजबूत होगी। क्योंकि हमें एग्ज़ाम में उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पीवाईक्यूज़ ही तो आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमें उन्हीं से तो लड़ना है। तो हम इतने परिपूर्ण हो जाएं कि हमें एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ही नहीं आए। और आपको पता ही है, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वह बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअल माइंड होता है। इसमें रटी रटाई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती है। एक सोच समझ पर आधारित ही क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं कि बच्चे का किस तरह डेवलपमेंट होता है, किस तरह बच्चे की वृद्धि होती है, बच्चे का मानसिक विकास किस तरह काम करता है, स्कूल के अंदर बच्चा किस तरह व्यवहार करे, समाज के अंदर किस तरह, और परिवार के अंदर बच्चे की किस तरह सामाजिकरण मतलब होता है। ये सारी समझ पर आधारित कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग होती है वही सीटेट के पेपर में आजकल हमें देखने को मिल रही है। तो हम इसी कड़ी में आगे चर्चा करते हैं। और आज से हम शुरुआत करते हैं साथियों कि हम गांव के लोग एक थैला लेकर निकले हैं इन कंक्रीट के जंगलों में। हमारे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सारा जहां पड़ा है, पाने को सारा जहां पड़ा है, पाने को सारा जहां पड़ा है। हम गाँव के लोग या तो कुछ सीखते हैं या फिर हम जीतते हैं। जी हाँ साथियों, हम कभी हार नहीं मानते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज से यानी कि 19 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी की क्लासेस। प्रैक्टिस हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं। पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक लेंगे, उसके बाद हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का लेंगे, फिर हम सोशलाइजेशन का लेंगे, फिर उसके बाद जेंडर का लेंगे, फिर उसके बाद हम वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग इसका लेंगे। उसके मतलब एक सीक्वेंस से हम चलने वाले हैं। रोज़ाना इवनिंग के अंदर हमारी क्लास होने वाली है। आपने कंटेंट तो खूब पढ़ लिया होगा। तो अब क्या है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ जितने ज़्यादा हम निकालेंगे उतनी ही बेस्ट हमारी तैयारी होगी। तो रोज़ाना हम 20-30 क्वेश्चन जितने भी हमसे हो पाएंगे उतना हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये हमारा चैनल का नाम है साइकोलॉजी कैंपस। सीटेट का जो पेपर होता है उसके अंदर जो पेपर जो आ रहे हैं आजकल, जो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो रोट लर्निंग के बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। रोट लर्निंग के बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? वो आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ आधारित क्वेश्चन। समझ पर आधारित क्वेश्चन ही आजकल हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। रटी रटाई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आ रही है। समझ पर आधारित क्वेश्चन ही हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ें साथियों। चैनल नया है आपके लिए, ये आपका ही चैनल है। लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन की घंटी भी दबानी है, ताकि आपको जो वीडियो जब भी हम चैनल पर डालें तो आपको पता चल जाए।
चलिए करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला टॉपिक हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास की ही आज एमसीक्यूज हैं, इन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए साथियों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। चलिए, एकीकरण सरल से जटिल की ओर, विभेदीकरण जटिल से सरल की ओर, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, समीपस्थ अवरोही या शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी, विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। इंटीग्रेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, या सेफेलोकॉर्डल टॉप टू डाउन या प्रॉक्सिमोडिस्टल इनर टू आउटर। बताइए साथियों कौन सा इनमें से आपको आंसर करना है, किसकी तरफ आप जा रहे हो। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। एकीकरण यानी कि सरल से जटिल, एकीकरण और विभेदीकरण जटिल से सरल, ये तो बिल्कुल होगा नहीं। शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ, यानी कि इसका मैं बात करूं शीर्षगामी का, शीर्ष से यानी कि शीर्ष से पैर की ओर। बच्चे का जो विकास होता है वह विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है, और आंतरिक से बाहरी ओर भी बच्चे का विकास होता है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। दोबारा देखिए साथियों, आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें दो नन्हे बालक हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपके सामने इधर, इसमें लाइन खींच देता हूं मैं बीच में, ये तो है शीर्षगामी यानी कि सेफेलोकॉर्डल। शीर्षगामी यानी कि इसके अंदर बच्चे का जो विकास होता है, वह शीर्ष से पैर की ओर होता है। यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चे का जो विकास होता है शीर्ष से पैर की ओर होता है, बिल्कुल होता है। जबकि इसके आगे हम देखते हैं तो ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि अंदर से बाहर की ओर, यानी कि बच्चे का जो इसके अंदर विकास होता है वह विकास, यानी कि जो हमारी बोन होती है, शरीर का जो आंतरिक भाग हमारा होता है, रीढ़ की हड्डी, वहां से बाहर की ओर हमारा यहाँ पर विकास होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारी वृद्धि और जो विकास होता है वह एक तो होता है शीर्षगामी यानी कि सेफेलोकॉर्डल, यानी कि जो शीर्ष से पैर की ओर होता है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि इसको हम हिंदी में इसके अनेक नाम हैं, समीपस्थ भी इसे कहते हैं, समदूरिक भूमिक भी इसे कहते हैं। तो आपको इंग्लिश टर्म यूज करनी है यहाँ पर। एक तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो कि अंदर से बाहर की ओर होता है, जो कि चित्र में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। वापस क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आगे है समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक, ये बिल्कुल नहीं बन रहा। विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण ये भी नहीं बन रहा। तो आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 2 नंबर राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभव का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वह अब उसका जो हाथ
उसकी लंबी आलबारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से आलबारी को खोल सकता है। संभव के कद में बदलाव क्या कहा जाता है साथियों, बताइए। चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमारा चल रहा है। क्या कहा जाता है, यानी कि एक आलबारी है लंबी सी, संभव उस आलबारी के हैंडल तक पहुंच जाता है और आलबारी को खोल सकता है आसानी से। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, यानी कि इंग्लिश में भी अगर देखते हैं, संभव इज हाइट इज ग्रोविंग वेरी फास्ट एंड नाउ हर हैंड कैन इजी रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग cupboard from which he can open the cupboard very easily। संभव चेंज इन हाइट। साथियों क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा हुआ है, क्या होगा? पाड़। पाड़ का मतलब इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग का मतलब मैं आपको बताऊं क्या होता है। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है साथियों, जब संभव अगर आलबारी के हैंडल तक नहीं पहुंच पाता है, यानी कि यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं छोटा सा। ये एक आलबारी है, ये हमने एक आलबारी बना दी। क्या बना दी? ये आलबारी है और ये आलबारी का एक हैंडल है। ये आलबारी का क्या है? हैंडल है। तो जो संभव है, संभव सर एक चलिए साथियों, तो संभव जब इस आलबारी के हैंडल तक आसानी से अगर नहीं पहुंच पाता है, तो ये आलबारी है, इस आलबारी तक अगर संभव का हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए अगर संभव के पेरेंट्स यहाँ अगर उसको संसाधन उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि टेबल या स्टूल उपलब्ध करवाते हैं, तो उस टेबल या स्टूल के ऊपर चढ़कर संभव अगर आलबारी खोलता है, अगर संभव आलबारी खोलता है, तो संभव के पेरेंट्स ने संभव की क्या कर दी? यहाँ पर मदद कर दी। क्या कर दी साथियों? मदद। वह मदद ही इसके फोल्डिंग कहलाती है। इसे हिंदी में और पार्ट भी कहा जाता है। आप इंग्लिश टर्म याद रखना, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है मदद करना। दूसरा है वृद्धि, ग्रोथ। आगे है सीखना, लर्निंग। चौथा है अनुकूलन, एडेप्टेशन। थोड़ा दिख नहीं होगा, एडेप्टेशन हो। तो आपने कौन सा आंसर किया होगा इसमें? संभव के कद में बदलाव क्या कहा जाएगा? इसमें कहा जाएगा वृद्धि, यानी कि संभव के जो शारीरिक पक्ष है, यानी कि संभव की जो लंबाई है, वह आलबारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच रही है। संभव आसानी से आलबारी खोल रहा है और आलबारी खोलकर अपने खिलौने निकाल रहा है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डेस आते हैं। इन द कॉन्टेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट्स इंक्लूड्स। पहला केवल गुणात्मक परिवर्तन, ओनली क्वालिटिव चेंजेज। दूसरा केवल मात्रात्मक परिवर्तन, ओनली क्वांटिटिव चेंजेज। तीसरा गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही। चौथा न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक परिवर्तन।
तो कौन सा होगा इसमें आंसर? आप कौन सा आंसर करने जा रहे हैं इसमें कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ साथियों, विकास एक ऐसा पहलू है, डेवलपमेंट एक ऐसा पहलू है जिसके अंदर विकास के सभी पक्ष समाहित होते हैं। यानी कि जो विकास होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुआयामी होता है। इसके अंदर बात करूं, शारीरिक पक्ष भी होता है बच्चे का, इसमें मानसिक पक्ष भी होता है, इसमें सामाजिक पक्ष भी होता है, संज्ञानात्मक पक्ष भी होता है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं अपन। देखिए, चित्र दिख रहा है आपको? ये हो जाएगा फिजिकल। फिजिकल यानी कि शारीरिक पक्ष। ये हो जाएगा अपना कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक कह सकते हैं अपन इसको, संज्ञानात्मक कह सकते हैं। अगला है सामाजिक या संवेगात्मक। सोशल एंड इमोशन। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं, जो कारक होते हैं, वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ये कैसे होते हैं सारे के सारे? ये बहुआयामी होते हैं, यानी कि मल्टी डायमेनिक ये होते हैं। ये एक दूसरे से कैसे होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि इंटर रिलेटेड रहते हैं। अंतर संदर्भित ये रहते हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि जो बच्चे का जो विकास होता है वह शारीरिक पक्ष की हम बात करें तो ये बच्चे की जो शरीर की जो क्रिया होती है, जैसे कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर अच्छा पोषण नहीं मिलेगा या घर के अंदर बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो शारीरिक विकास पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा साहब। और बच्चे में अगर शारीरिक पक्ष कमजोर हो जाएगा तो उसका मानसिक पक्ष और सामाजिक संवेगात्मक पक्ष में भी वह कहीं ना कहीं कमी जरूर दिखाएगा। तो शारीरिक पक्ष मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा स्कूलों के अंदर आपको पता है मिड डे मील चलाया जा रहा है और पीएम पोषण प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। ये सरकार के द्वारा बच्चों को स्कूल के अंदर यानी कि विद्यालय के अंदर अच्छा प्रोटीन युक्त पोषण उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि बच्चा विद्यालय में आए, उसको मतलब सोमवार से लेकर के शनिवार तक अलग अलग इनका एक चार्ट बना हुआ है। यानी कि सोमवार को फल भी मिल रहे हैं बच्चों को। सोमवार को सप्ताह में वीक के एक दिन के अंदर यानी कि सोमवार के दिन फल दिए जाते हैं, दूध बच्चों को दिया जा रहा है। और जैसे कि आज दाल रोटी है, फिर चावल और खिचड़ी बच्चों को, यानी कि प्रोटीन युक्त भोजन सरकार बच्चों को उपलब्ध करवा रही है ताकि बच्चे का शारीरिक पक्ष मजबूत रहे, बच्चे में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं हो। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक पक्ष। इसके अंदर बच्चा क्या करता है? ये बच्चे की सोच समझ पर आधारित है। किस पर आधारित है? सोच समझ, तर्क, वितर्क,
तर्क वितर्क पर आधारित है, ये बच्चे की समस्या समाधान पर आधारित है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यूज जो बच्चा करता है समस्या समाधान में करता है, सोच विचार करता है। बच्चा जो भी तर्क वितर्क करता है वह सारे के सारे किस में, कौन से डोमेन में आ रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ रहे हैं। अगला है सामाजिक पक्ष। अब सामाजिक पक्ष के अंदर मैं बात करूं तो इसमें बच्चे का विद्यालय आ जाएगा, बच्चे का परिवार यहाँ पर आ जाएगा, समाज यहाँ हो जाएगा, कि इसके अंदर बच्चा, इन सभी से बच्चा क्या करता है, सीखता है। अगला फैक्टर हमारा है संवेगात्मक पक्ष। संवेगात्मक पक्ष के अंदर बच्चा इमोशन फैक्टर, यानी कि इमोशन के अंदर बच्चा गुस्सा करता है, जैसे किसी से, जैसे बच्चा अपनी मम्मी पापा से प्यार करता है, तो ये पक्ष संवेगात्मक पक्ष है। और जो संवेगात्मक यानी कि इमोशन जो फैक्टर होते हैं ये बच्चे में जन्म से ही होते हैं। आपको पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो पहली बार बच्चे की जो आवाज़ होती है वो रोने की होती है, तो रोना भी एक इमोशन ही है। तो ये सारे के सारे जो डोमेन हम यहाँ बताए गए हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निशन हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशन हो, सारे फैक्टर बच्चे से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रभावित करते ही करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। कौन सा आंसर इसमें होगा? 3rd नंबर का आंसर इसमें होगा। यानी कि बोथ क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव चेंज, जी हाँ, दोनों ही पक्ष विकास के अंदर आते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कथन, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल प्रभावित करता है। जस्ट अभी हमने पढ़ाई है कि बच्चे का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तर्क देखते हैं इसका। बचपन में विकास के सभी आयाम, सभी डोमेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऑल एस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन चाइल्डहुड एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो आंसर इसमें कौन सा होगा? आंसर आपने दे दिया होगा। इसमें आंसर फर्स्ट ही होगा क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से ही हमारा आंसर निकल गया है। दोनों ही यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। जो फैक्टर होते हैं ये शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, ये सभी विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अभी हमने चर्चा ही की है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक, कौन सा घटक? भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं, उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। Which domain of the child development deals with the effective component of child's personality, her feeling towards people, object and surrounding। कौन सा होगा इसमें साथियों? आंसर आप करिए कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है भावनात्मक घटक यानी कि फीलिंग्स की। जब भावनात्मक घटक की बात होती है तो आप कंटेंट में आपने अच्छे से पढ़ा है कि भावनात्मक घटक यानी कि बच्चा जो भी इमोशन करता है, यानी कि बच्चा रोता है,
खेलते टाइम बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा किसी से प्यार करता है। अगर जैसे घर में क्या है कि दो बच्चे होते हैं, एक छोटा होता है, एक उससे बड़ा वाला होता है। तो जब छोटे बच्चे को अगर अपन ज़्यादा प्यार करते हैं तो बड़ा वाला थोड़ा उसके अंदर ही आ जाती है कि मेरे को तो ना ये प्यार ही नहीं करते, छोटे को कोई ज़्यादा प्यार कर रहे हैं मम्मी पापा। तो ये एक इमोशन फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? ये एक इमोशन फैक्टर बच्चे में दिखाई देता है हमें, संवेगात्मक पक्ष। समझ गए होंगे साथियों, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डेज पहले हासिल करते हैं, फिर डेज के कौशल भी सीखते हैं। इन द कंटेंट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रन acquire days before achieving the capacity to use। पहला है स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल, यानी कि ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मसल्स। दूसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों का इस्तेमाल, फाइन मोटर स्किल टू ग्रोस मोटर मसल्स, भाषा विश्लेषणात्मक तर्क, लैंग्वेज एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क भाषा, एनालिटिकल रीजनिंग लैंग्वेज। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे, देखिए आपको मैं बताऊं कि जो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, यानी कि इन्फेंसी जो अवस्था होती है बच्चे की, शैशवावस्था, उसके अंदर बच्चा 0 से 2 वर्ष का जो होता है, इसमें बच्चे का सबसे पहले कौन सा होता है? ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर ही बच्चे का विकास होता है। कैसे होता है अपन देखते हैं इसको। ग्रोस मोटर स्किल का मतलब है कि बच्चा इसके अंदर ज़्यादा मसल्स का यूज करता है। क्या करता है? ज़्यादा मसल्स का यूज करता है। ज़्यादा मसल्स यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा करता है। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है। और फाइन मोटर स्किल के अंदर बच्चा कम मसल्स का यूज करता है। ग्रोस मोटर स्किल के अंदर अगर बच्चा ज़्यादा मसल्स का यूज करेगा, तो देखिए जैसे बच्चा खेलना, जैसे कूदना, जैसे दौड़ना, किसी को तोड़ना, तो इसमें बच्चा ज़्यादा मसल्स का यूज कर रहा है, तो वो कौन सा होगा? ग्रोस मोटर स्किल होगा। और फाइन मोटर स्किल के अंदर बच्चा कम मसल्स का यूज कर रहा है, जैसे कि पेन से लिखना, पेपर कटिंग करना, जैसे पेपर कटिंग करना। इसमें बच्चा कम मसल्स का यूज कर रहा है। तो बच्चा जो शारीरिक पक्ष के अंदर बच्चा जो ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर ही डेवलपमेंट करता है, यानी कि जो बच्चे की जो ग्रिपिंग होती है, यानी कि जो मुट्ठी बंद करता है बच्चा, उसको हमें खोलने में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, तभी बच्चे का मुट्ठी खुल पाती है, यानी कि उसकी ग्रिपिंग बहुत मजबूत होती है। यह पूरी मसल्स, इसमें ज़्यादा मसल्स का यूज करता है बच्चा। तो बच्चा शुरुआत में ग्रोस मोटर स्किल यानी कि ज़्यादा मसल्स का यूज करता है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा फाइन मोटर स्किल की ओर आगे बढ़ता जाता है। तो आपका उत्तर आपके सामने आ गया होगा
आंसर इसमें होगा फर्स्ट नंबर, यानी कि स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल की ओर, सूक्ष्म मांसपेशियों की ओर, ग्रोस मोटर स्किल टू फाइन मोटर, फाइन मसल्स की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की गति, द पीस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है, अव्यवस्थित नहीं होती है। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह अव्यवस्थित होती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होता है, इसको देखेंगे अभी। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रम अनुसार होती है। बिल्कुल साथियों, व्यक्तिगत भिन्नताएं होगी, यानी कि हर बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, चाहे बच्चा जुड़वा ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाएगी, क्योंकि हर बच्चे की सोचने की जो स्मृति वह अलग होती है। सबकी अलग अलग यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। स्कूल के अंदर, एक कक्षा के अंदर भी एक भी बच्चा दूसरे बच्चे से समान विचार वाला, समान लंबाई वाला, समान एक्टिविटी वाला बिल्कुल भी हमें नहीं मिलता है, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि इंडिविजुअल वेरिएंस हमें देखने को मिलते हैं, और ये कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होता है, यानी कि जो बच्चे का जो विकास होता है एक सुनियोजित, यानी कि बच्चा पहले इन्फेंसी अवस्था में होगा, यानी कि शेषावस्था में होगा क्रमानुसार। उसके बाद बच्चा आ जाएगा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 से 6 वर्ष के अंदर। उसके बाद जाएगा बच्चा मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि 6 से 11 वर्ष। उसके बाद जाएगा बच्चा एडोलसेंस के अंदर, यानी किशोरावस्था के अंदर। तो एक क्रम का यहाँ पर क्रमानुसार यहाँ पर होता है बाल विकास बच्चे का, इंडिविजुअल डिफरेंट के साथ में। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? देखो आजकल ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, सही नहीं है, सही है, तो इस पे आप पहले ही ऐसे गोला लगा लिया करो ताकि उसका हमें पता रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर? कौन सा मिलान सही है? शिशु अवस्था, यानी कि जो शेषावस्था होती है वो क्या 6 से 11 वर्ष की होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, वह 0 से 2 वर्ष की ही होती है। माध्यमिक बाल्यावस्था, क्या माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, यह तो 6 से 11 वर्ष की होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, पहले 4 को देख रहे हैं अपन। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ाई है, ये जन्म से 2 वर्ष तो होती नहीं है, ये तो होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष की होती है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर्स एंड अबव, 11 वर्ष से ऊपर, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसमें बिल्कुल राइट सही मिलान हो रखा है। इन्फेंसी का नहीं बेटा, इसमें 0 से 2 वर्ष हमारे आ रहा है इन्फेंसी। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 11 हो रहा है। फॉर्मल बिल्कुल राइट है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 वर्ष है। समझ गए साथियों? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, विकास एक डेस प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डेस के समय होती है। डेवलपमेंट इज ए डेस प्रोसेस दैट बिगिंस डेस, यानी कि जो विकास होता है इसकी जो शुरुआत होती है वह कौन से समय से होती है, कब से होती है? विकास खालिस्तान एक प्रक्रिया है। पहला स्टेटमेंट हमारा ये है, विकास एक खालिस्तान देश प्रक्रिया है जीवन भर चलने वाली, जिसकी शुरुआत देश के समय होती है, गर्भधारण के समय होती है। पहले ही ऑप्शन के अंदर हमें आंसर यहाँ मिल गया है कि जो विकास होता है ये विकास बच्चे के, जो माँ के गर्भ में धारण करता है बच्चा, तभी से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। और विकास हमें पता है कि जो बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वह
गर्भ से मृत्यु तक चलता है, गर्भ से मृत्यु तक चलता है, यानी कि वोम टू टॉम, गर्भ से मृत्यु तक बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, निरंतर होता रहता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भधारण के समय ही होती है। कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। आगे बढ़ते हैं। कथन। गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तर्क। सीखना विकास पर निर्भर है। जी हाँ, अभी हमने देखा ही है कि विकास जो डेवलपमेंट है, सारे आयाम आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो बच्चा हर चीज को सीखता है। अजरसन। ए चाइल्ड हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैच्योरेशन बिफोर द लर्न to each a ball. Reason. Learning is a dependent upon development. Choose the correct option. कथन जो कह रहा है, क्या उसकी तर्क से मिलान सही बैठ रहा है? गेंद को पकड़ने के लिए बच्चा सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता यानी कि मोटर मैच्योरेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सीखना विकास पर निर्भर है, बिल्कुल निर्भर है। अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में चर्चा ही की थी। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सर चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों के द्वारा प्रभावित होती है? ए चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखते हैं। परवरिश की शैलियां, आनुवंशिक ढांचा या संरचना, विद्यालय अनुभव या व्यक्तिगत रुचि। कौन कौन से इनमें से सही हैं? पेरेंटिंग स्टाइल। जी हाँ, बच्चे की वृद्धि और विकास में पेरेंटिंग जो स्टाइल है यानी कि परिवेश की जो बच्चे की शैलियां हैं, इसमें ये बिल्कुल प्रभावित करती है। यानी कि बच्चा का जो विकास जो पेरेंट्स करते हैं परिवार के अंदर, अगर बच्चे को अच्छा घर पे वातावरण मिला है तो बच्चा अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर बच्चे को न तो शारीरिक विकास ढंग से हो रहा है, न वहाँ बच्चे का सामाजिक विकास ढंग से हो रहा है, तो बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो परिवेश की शैलियाँ इफेक्ट करती है। दूसरा है जेनेटिक मेकअप, यानी कि आनुवंशिक ढांचा संरचना। ये भी बच्चे की जो विकास है, विकास और वृद्धि है, इसको प्रभावित करता है। कैसे करता है? जैसे कि आनुवंशिक की हम बात करें, कोई बच्चा है जन्म से, अगर उसके माता पिता, अगर उसके दादा लंबे हैं तो पिताजी भी लंबे हैं, तो बच्चे भी यहाँ पर लंबे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई बच्चा अगर पतला हो है, अगर उसके पिताजी मोटे हैं, अगर बच्चा यहाँ पर बिल्कुल पतला है, तो उस बच्चे को अच्छा यहाँ पर डाइट देके उसको मोटा किया जा सकता है, उसमें चेंज भी किया जा सकता है। तो आनुवंशिक ढांचा और संरचना, उसमें ये भी बच्चे की विकास और वृद्धि के अंदर इफेक्टिव है। अगला है विद्यालय अनुभव, स्कूलिंग एक्सपीरियंस। विद्यालय अनुभव भी बच्चे की वृद्धि और विकास में, आपको पता ही है, जब बच्चा विद्यालय के अंदर जाता है, सभी वर्ग समूह से यहाँ पर बच्चे आते हैं, सभी से बच्चा मिलता है, अनेक प्रकार की भाषाएं सीखता है, सबसे बातचीत करता है, तो ये भी वृद्धि और विकास से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत रुचि यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा मतलब विद्यालय के अंदर सर से यानी कि टीचर से क्वेश्चन पूछता है। अगर बच्चा कोई गलती करता है और टीचर अगर उसको डांट फटकार के क्लास से बाहर निकाल दे, बच्चे को बोले कि भाई हाथ खड़े कर लो,
या फिर ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ। तो अगर टीचर बच्चे की इंटरेस्ट को नहीं समझ पाएगा तो वह भी कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रभावित करेगा। तो सारे जो ये फैक्टर हैं, चाहे वो परिवेश की शैलियाँ हों, आनुवंशिक ढांचा संरचना हो, विद्यालय अनुभव हो या व्यक्तिगत रुचि हो, सभी की सभी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो 4 नंबर इसके अंदर हो जाएगा, चारों विचारों ही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? इसका ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने आया था, पहले हमने इसकी चर्चा भी की थी। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल के अंदर बच्चा, हमें पता है, कम मसल्स का यूज करता है, कम मसल्स का यूज करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। सड़क पर दौड़ना, दौड़ना तो नहीं होगा, दौड़ना तो ग्रोस मोटर स्किल के अंदर होगा। नदी में तैरना, तैरना भी ग्रोस मोटर स्किल में, यानी कि इसमें भी ज़्यादा मसल्स का यूज हो रहा है। फुटबॉल को लात मारना, अब बच्चा फुटबॉल को लात मारेगा, उसमें भी ज़्यादा मसल्स का यूज करेगा। धागे के अंदर मोती पिरोना, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मोती पिरोना धागे के अंदर बच्चा कम मसल्स का यूज कर रहा है। तो यहाँ पर फाइन मोटर स्किल का ऑप्शन 4 हो जाएगा, धागे मोती पिरोना। समझ गए होंगे? कॉन्सेप्चुअल है, रटने का तो कुछ भी नहीं है। निम्न में से 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकी कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। यानी कि जो हेरिडिटी जो फैक्टर है, फैक्टर दो होते हैं, एक तो होता है एनवायरमेंट फैक्टर, एक होता है हेरिडिटी फैक्टर। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही बच्चे के विकास को और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है हमें कि आनुवंशिक जो कारक है वो विकास को प्रभावित करता है। चलिए आते हैं, बात आनुवंशिकता की यहाँ पर हो रही है। सामाजिक नीतियाँ, शैक्षिक संस्थाएं, जैविक परिपक्वता, सांस्कृतिक प्रथाएं। बताइए, सोशल पॉलिटिक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, कल्चरल प्रैक्टिस। सामाजिक जो नीतियां हैं समाज के अंदर की जाती है, शैक्षिक संस्थाएं, स्कूल, विद्यालय, वातावरण से संबंधित, और सांस्कृतिक प्रथाएं, ये भी वातावरण से। यानी कि ये तीनों ही फैक्टर वातावरण से प्रभावित होने वाले हैं। केवल जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जो कि बच्चे के अंदर अपने पूर्वजों से यानी कि माता पिता से आती है, वही जैविक परिपक्वता है जो डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। समझ गए होंगे आपको? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होगा इसमें। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? Which of the following factor comes under the category of social culture factor having an influence on development? चलिए ऑप्शन पर आते हैं। स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियां, आनुवंशिकी बनावट। पेन चेंज कर लेते हैं, इसमें अपन ब्लू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है सोशल कल्चर फैक्टर की। इनमें से सोशल कल्चर जो फैक्टर है, आपको पता है सोशल कल्चर फैक्टर एक वातावरण से संबंधित यानी कि वातावरण से जुड़ा हुआ ही समूह है। तो हमें वातावरण से जुड़ा हुआ सोशल कल्चर फैक्टर से संबंधित हमें आंसर टिक करना है। तो स्कूल क्लाइमेट, स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, न्यूरोलॉजिकल डेफिनेस, जैविक प्रवृत्तियाँ वही बायोलॉजिकल डिपोसेंस, आनुवंशिकी बनावट, जेनेटिक मेकअप। तो ये तीनों के तीनों जो फैक्टर हैं वो हेरिडिटी से संबंधित है। केवल फर्स्ट नंबर ही स्कूल का जो माहौल है वही सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण के अंदर
आता है, क्योंकि स्कूल के अंदर ही बच्चा संस्कृति भी सीखता है और सामाजिकता भी सीखता है, क्योंकि सभी बच्चों से वो मिलता है, टीचर्स से वो अपनी इंटरेस्ट वगैरह सा हर चीज़ शेयर करता है, तो वह एक वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट फैक्टर में आता है। और हेरिडिटी के अंदर तंत्रिका, संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियाँ और आनुवंशिक बनावट, ये तीनों की तीनों हेरिडिटी संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो होगा वह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही यूनिट होगा, उसमें और अच्छे से हो जाएगा। अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है, यानी कि which at the time different domains of development interact in explanation human capabilities, yet which of the following domains of development explicitly discuss intellectual ability such as problem solving, critical thinking and logical reasoning। तो जो बौद्धिक योग्यता है जैसे कि समस्या समाधान है, तो अभी हमने जो विकास के डोमेन आए थे, विकास के जो आयाम हमने पढ़े हैं जो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था। उसके अंदर बच्चा समस्या समाधान करता है, तर्क वितर्क करता है, चिंतन करता है। तो कौन सा होगा? शारीरिक होगा, गत्यात्मक होगा, मोटर होगा, सामाजिक सोशल, या फिर कॉग्निटिव? जी हाँ, कॉग्निटिव इसमें होगा, यानी कि संज्ञानात्मक होगा, बौद्धिक योग्यताओं से संबंधित। जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिख जाए समस्या समाधान, चिंतन, तार्किकता, क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपको टिक लगाना है, संज्ञानात्मक पर ही टिक लगाना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही आपको टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 16 नंबर का। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? थॉट बिकम्स अबस्ट्रेड ऑफ आइडियलिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ शेषावस्था के अंदर, प्रारंभिक बचपन के अंदर, मध्य बचपन, किशोरावस्था, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस। कौन सी अवस्था के अंदर होगा बताइए? यानी कि बच्चा अमूर्त चिंतन की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अमूर्त चिंतन की, यानी कि अबस्ट्रेड थिंकिंग और आदर्शवादी। शेषावस्था के अंदर तो बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, यानी कि अमूर्त चिंतन नहीं करता है बच्चा इसमें तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चा किस माध्यम से सीखता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती है, आँख, नाक, कान, जीभ और इसकी त्वचा। प्रारंभिक बचपन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, इसके अंदर बच्चे की जो एज होती है 2 वर्ष से 6 वर्ष की होती है। इसके अंदर बच्चा इमिटेशन के माध्यम से यानी कि अनुकरण के माध्यम से सीखता है। मध्य बचपन यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि खेल की अवस्था, इसमें बच्चा स्कूलिंग के माध्यम से सीखता है। मध्य बचपन की इस अवस्था को अपन कह सकते हैं मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि ये जो होती है 6 से 11 वर्ष की होती है। 6 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा मूर्त वस्तुओं यानी कि जो बच्चों को दिखाई देती है उनके बारे में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और सीखता है देखकर। अगला है किशोरावस्था यानी कि 11 वर्ष से प्लस, तो इसमें आंसर होगा किशोरावस्था, यानी कि बच्चा क्लास के अंदर अमूर्त चिंतन अगर बच्चा कर रहा है तो वह किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस अवस्था होगी बच्चे की। कौन सी स्टेज होगी? 4th नंबर इसमें होगी एडोलसेंस। किशोरावस्था के अंदर बच्चा आदर्शवादी बन जाता है, यानी कि अमूर्त चिंतन करने लग जाता है।
समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? This is a result of continuous and complex interaction between heredity and social culture environment. ऑप्शन पर आते हैं अपन। केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल सामाजिक विकास, दोनों संज्ञानात्मक या सामाजिक विकास, या फिर शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक विकास, फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। अभी हमने जस्ट बात की आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का मतलब है कि वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण से बच्चे के सारे फैक्टर प्रभावित होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, इमोशन हो। तो आंसर इसमें कौन सा होगा? आंसर इसमें होगा 4th नंबर। जी हाँ, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। जी हाँ, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, कभी तो आगे बढ़ता है, कभी पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। ये किस चीज को दर्शा रहा है? Which principle of development does the following example illustrate the development of a child does not take a straight path, it turn back then moves forward again. ऑप्शन पर आते हैं अपन। एकरूपता का सिद्धांत, चक्रीय बढ़ोतरी, एक दिशाई विकास या विकास की सततहीनता। यानी कि जो विकास होता है, विकास कंटिन्यूटी होता है, लगातार होता है, कभी कम तो कभी तेज, यानी कभी धीरे कभी तेज, पर विकास लगातार होता रहता है, निरंतर होता रहता है। तो सततहीनता ये तो होगा नहीं, विकास होगा सतत, ये तो होगा नहीं। एक दिशीय विकास, विकास एक दिशीय नहीं होता है, विकास बहुदिशीय यानी कि मल्टी डायमेंशन होता है, ये भी नहीं होगा। एकरूपता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत भी नहीं होगा, क्योंकि एक क्रम से नहीं होता है, यानी कि इसमें एक लाइनर नहीं होता है, विकास एक सीधा पथ नहीं होता है। विकास कैसा होता है? कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, यानी कि एक वर्तुलाकार होता है, एक चक्रीय होता है, जिसे हम कहते हैं स्पाइरल। स्पाइरल होता है विकास, कभी कम तो कभी ज़्यादा। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, बिल्कुल होता है, अभी हमने पढ़ाई है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है, यहां गलत हो गया है। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल बदलाव होता रहता है। विकास सुनिश्चित और पूर्व निर्धारित रीति से होता है, जी हाँ होता है, बिल्कुल। विकास के अंदर पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सटीकता से नहीं लगाया जाता। क्या? सटीकता से हम नहीं लगा सकते, सटीक नहीं कर सकते, लेकिन पूर्व अनुमान हम लगा सकते हैं विकास के। जैसे कि सीटेट की तैयारी आप कर रहे हो, तो घर वालों को लग रहा होगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, तो इस बार पास हो जाएगा ये, क्योंकि आपने अच्छा कंटेंट ले रखा है, अच्छे PYQs आप निकाल रहे हो, तो हम एक पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सटीक नहीं लगा सकते। तो इसमें कौन सा होगा हमारा? इसमें हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित होता है, इन्होंने नहीं देकर गलत कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार होता है?
यानी कि जो प्राइमरी जो कक्षाएं होती है उसके अंदर भाषा का विकास किस तरह होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटीज। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। NEP 2020 तो ये कहती है कि बच्चे को 5वीं क्लास तक यानी कि 5th तक उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करे, जी नहीं, प्राइमरी स्टेज की यहाँ पर बात हो रही है। बच्चा अभी अर्ली चाइल्डहुड के हम कह सकते हैं, तो इसमें मूर्त वस्तुएं बच्चों को दिखानी पड़ेगी, यानी कि TLM का हमें यूज करवाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल राइट। व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स टू रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर हम बच्चे को संसार के बारे में बताएं तो हमें बच्चे को ग्लोब दिखाना चाहिए, उस ग्लोब के माध्यम से कि ये जो ग्लोब है इसमें जो आपको नीला नीला दिखाई देता है वह जल है, और उसके अलावा ये स्थल वाला भाग है, इसमें मनुष्य जीवन अपना बिताते हैं, मनुष्य लोग रहते हैं। तो ठोस उदाहरण जब तक हम नहीं देंगे बच्चे को, तब तक प्राथमिक कक्षाओं में बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो गया हमारा, 3rd नंबर। चलिए, तो आज के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो टॉपिक था हमारा, यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। और आगे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आज के सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, और सभी लोग जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन की घंटी भी दबाएंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको टाइम पर मिल सके और आपको पता चल सके। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि सीटेट की जो CDP की जो पहली यूनिट है, इसके PYQs आपने देखे और सॉल्व किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी पहली क्लास थी साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की रहेगी, जो कि कल हमारी होगी। चैनल का नाम आपको पता ही है, साइकोलॉजी कैंपस हमारा चैनल है YouTube पर, तो सभी लोगों को शेयर करना है और बताना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।